अच्छा, चैप्टर नंबर 6 के सबसे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपके चैप्टर नंबर 6 में इस दफ़ा जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो उसको थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू करते हैं। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के साथ दिए थे और 4 पेजेस हैं। तो वो 4 पेजेस तो अभी जो है मेरे साथ अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको वैसे ही 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को जनरली डिस्कस कर लेंगे और फिर हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग you drop 2 tennis balls, one filled with air and the other filled with water. Which ball reaches terminal velocity first and why? ठीक है, कौन सा बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को पहले रीच करेगा और ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसको अगर हम क्वेश्चन को पेंट में लेट सपोज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। हमारा जो है स्टेटमेंट ये होगा कि आपके साथ जो बॉल एयर से फिल्ड है, जिस बॉल में अंदर जो है आपके साथ एयर है, वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगा, और जिस बॉल के अंदर जो है वो वाटर है, जिस बॉल के अंदर आपके साथ वाटर है, वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने में वक्त जो है वो लेगा। ये इसलिए ऐसा है कि जिस बॉल का एयर है, जिस बॉल के अंदर एयर है, उस बॉल का जो वेट होगा, ठीक है, जो उसका वेट होगा वो आपके साथ कम होगा। लेट्स सपोज जिस बॉल में एयर है उसका वेट है फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन। लेट्स सपोज ना कि उसका वेट है 3 न्यूटन, और जिस बॉल में वाटर है आप कंसिडर करें कि उसका वेट है 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमें पता है कि वेट ऑफ एयर बॉल इज लेस देन वेट ऑफ द वाटर बॉल। और अब हमें ये भी पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस पे ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ड्रैग फोर्स जो है वो जब बॉडी स्पीड इंक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज करेगा। तो जब वो इंक्रीज करेगा तो सबसे पहले वो 3 के इक्वल होगा, बाद में वो 10 के इक्वल होगा। तो जैसे ही ड्रैग फोर्स 3 के इक्वल हो जाएगा, एयर वाली बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लेगी, और उसके बाद फिर वो 10 न्यूटन के इक्वल होगा। तो कहीं थोड़ी देर बाद जो है वो 10 की वेलोसिटी 10 को जब ड्रैग फोर्स पहुंचेगी तो तब जो है वाटर वाली बॉल भी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर जाएगी। ठीक है, तो ये बात जो है इसमें याद रखें कि द टाइम फॉर एयर बॉल इज लेस देन टाइम फॉर वाटर बॉल। बट ऑल्सो ये बात भी याद रखें कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी रीच हुई है तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी 1 जो है इज आल्सो लेस देन VT2। ठीक है ना, एयर जो है वो कम टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा एज कंपेयर टू वाटर।
ठीक है, और एयर जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 था, बाकी उस नोट्स में देख लें कि किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई कैन अ स्क्विरल जंप फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज्ड व्हाइल अ ह्यूमन कैन ब्रेक अ बोन इन सच अ फॉल। जब एक स्क्विरल जो है वो किसी हाइट से, लेट्स सपोज आपके साथ एक टावर की हाइट है, ठीक है, और यहाँ से एक स्क्विरल, एक परिंदा जो है वो जंप लगाता है, लेट्स सपोज ऐसे वो जंप लगाता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो अनडैमेज ज़मीन पे लैंड कर सकता है। लेकिन अगर यही काम एक आदमी करे तो उसके बोन्स के टूटने का ख़तरा होता है। ये क्वेश्चन इसी टर्मिनल वेलोसिटी और इसी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। लेट्स सपोज स्क्विरल की टर्मिनल वेलोसिटी को हम vt1 कहते हैं और पर्सन की टर्मिनल वेलोसिटी को हम vt2 कहते हैं। स्क्विरल चूँकि उसका वेट जो है पर्सन से बहुत कम है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पर्सन से बहुत कम होगी। मतलब यही रीज़न होगा कि vt1 इज़ लेस देन vt2, और स्क्विरल के लिए वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ग्राउंड पे लैंड करने के लिए कंफर्टेबल होगी, लेकिन पर्सन के लिए वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ग्राउंड पे लैंड करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। और शायद उस हाइट तक पर्सन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी तक रीच भी ना हुआ हो, मतलब वो अंडर एक्सेलरेशन हो, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन बहरहाल मेन जो इसका रीज़न है इस क्वेश्चन का वो ये है कि आपके साथ पर्सन का वेट ज़्यादा है, पर्सन का मास ज़्यादा है, इसलिए उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू स्क्विरल। आपको टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला जो है वो आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वी ये इक्वल होती है mg डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 6 पाई nr के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? मास को, ठीक है। तो जो है वो स्क्विरल से बहुत ज़्यादा है, इसलिए पर्सन की टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी वो स्क्विरल से बहुत ज़्यादा होगी, और इस वजह से वो लैंडिंग के लिए फिर कंफर्टेबल नहीं होती। स्क्विरल आसानी से लैंड कर सकता है क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, जबकि पर्सन के केस में फिर उसके बोन्स के टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके साथ इसी टर्मिनल वेलोसिटी पे है, और वो है, हाउ डज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टरवर्ड, व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस। इसमें स्टूडेंट्स आपने ये आपका पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल में सेकंड हाफ बुक पेपर जो था उसमें आया था कि फर्स्ट हाफ बुक पेपर था उसमें आया था कि पैराशूट को ओपन करने से पहले जो है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, और पैराशूट को ओपन करने के बाद आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने डायग्राम इसके साथ जो है वो पैराशूटर का ज़रूर बनाना है, और साथ में फार्मूलाज के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट तो ये होगा कि द टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर ओपनिंग द पैराशूट vt1, उसे अगर हम कह दें vt1, इट इज़ ग्रेटर दैन द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, उसे हम vt2 कह दें, ठीक है। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया कि द टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर ओपनिंग द पैराशूट इज़ ग्रेटर दैन द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। इसका रीज़न जो है वो सिंपल होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आपके साथ जैसे पिछले फार्मूला में हमने डिस्कस किया कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है
वो हमने कहा कि वो था mg डिवाइडेड बाय 6 पाई 6 पाई n r, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब लेट्स सपोज ये एक पर्सन है और ये पैराशूट के बगैर जो है वो गिर रहा है, और एक दूसरा पर्सन है, उसने ओपन किया हुआ है, ये लेट्स सपोज उसने ओपन किया हुआ है पैराशूट, ठीक है। तो इस पर्सन का या इस बॉडी का जो एरिया है, जो रेडियस है, वो कम है, जो सरफेस एरिया है ये उसका कम है एज कंपेयर टू इस बॉडी का जो रेडियस है वो ज़्यादा है। तो जिस बॉडी का रेडियस ज़्यादा होता है उस बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, आपके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो एक तो ये फार्मूला के थ्रू आपने ये बात साबित करनी है, डायग्राम के थ्रू आपने ये बात साबित करनी है, और तीसरी बात आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ में आपने जो है ये बात साबित करनी है, जो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो उसमें आपको पता है कि जब बॉडी जंप करती है तो पहले रीजन में तो वो इस तरह डीसेलरेशन होती है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, फिर जो है यहाँ पर आपके साथ ये इस तरह का रीजन होता है, और फिर दोबारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो ये पोर्शंस हैं, इसमें जो आपके साथ ये पहला वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसमें वेट जो होता है, वेट वो ड्रैग फोर्स से बड़ा होता है, अ, ठीक है। जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करती है और ड्रैग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और नेट फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। अच्छा, ये वो पोर्शन है जब बिफोर ओपनिंग द पैराशूट वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और ये वो वैल्यू है जिसे हम ये जो आपके साथ वैल्यू है, जब इसको आप y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो ये वो वैल्यू है जिसको हमने VT1 कहा है, ठीक है। और ये जो रीजन आपको नज़र आ रही है जिसमें ये डीसेलरेशन हो रही है, ये वो रीजन है जिसमें आप पैराशूट को ओपन कर देते हैं, और पैराशूट को ओपन करने से अचानक क्या होता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाता है वेट से, ठीक है। तो आपके साथ डीसेलरेशन होती है, और डीसेलरेशन में बॉडी की स्पीड कम होती है, और ये जो फिर आपके साथ रीजन है, ये वो वेलोसिटी है जिसे हम कहते हैं VT2। ये आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट जो है आपके साथ ड्रैग फोर्स की वेलोसिटी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि VT1 जो है बिफोर ओपनिंग द पैराशूट जो वेलोसिटी थी, वो आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट वेलोसिटी से बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 को डायग्राम और ग्राफ के हेल्प से भी साथ में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ है, यू कैन squirt water over a large distance by placing a thumb over the end of the garden, then by leaving it completely uncovered. Explain how it works. Let's suppose आपके साथ जो है क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि लेट्स सपोज आपके साथ एक पाइप है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक पाइप है और इस पाइप से जो है वो वाटर पास हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस वाटर का लेट्स सपोज ये हाफ एरिया आप कवर कर लें, ठीक है। इस वाटर का थोड़ा सा एरिया, ये इतना एरिया लेट्स सपोज जो है, अगर इसको आप कवर कर लें,
तो वाटर जो है वो फिर लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है एज़ कंपेयर टू अगर आप इस वाटर पाइप को स्क्वीज़ ना करें, इसको ओरिजिनल रहने दें, तो वो फिर कम डिस्टेंस कवर करता है फ्लोइंग वाटर। और जब आप इसके थोड़े से एरिया को कवर अप कर लेते हैं या इस पाइप के ओपनिंग आप स्क्वीज़ कर लेते हैं, तो फिर इससे पानी दूर तक जाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका रीज़न आपके साथ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट्स हैं। और इससे आप क्लियरली कह सकते हैं कि जितना एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा, वाटर या फ्लूइड की स्पीड जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो जब आपके साथ लेट्स सपोज वाटर इस पाइप के ओपनिंग से गुज़र रहा है और वही वाटर जो है हम इसके हाफ को जो है वो स्क्वीज़ कर दें, इस रीजन को अगर हम स्क्वीज़ कर दें और फिर उससे पानी निकले, तो इनिशियली एरिया फर्ज करें 10 था और लेट्स सपोज स्पीड 5 थी। अब एरिया 5 हो गया है तो स्पीड जो है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपके साथ हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप ये क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो आपके वो 4 क्वेश्चंस हो गए जो इस दफ़ा आपके एमसीक्यूज़ के लिए स्मार्ट सिलेबस में जो सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो स्मार्ट सिलेबस में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये वो 4 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, इसके बाद जो है हम वापस आते हैं और हम और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो आपको नोट्स में अवेलेबल है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, वो इक्वेशन ऑफ बर्नूलीज़ इक्वेशन पे वो क्वेश्चन है। इस फ्लूइड डायनामिक्स के बहुत से क्वेश्चंस बर्नूलीज़ इक्वेशन पे है और बर्नूलीज़ इक्वेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आपको नज़र आ रहा है कि वो फ्लूइड जो आपके साथ फास्ट मोशन में होता है वो लेस प्रेशर अप्लाई करता है, और वो फ्लूइड जो स्लो मोशन में होता है वो हाई प्रेशर अप्लाई करता है। ये बात वैसे याद रखें, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी आपके डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके साथ फ्लूइड डायनामिक्स पे है। ठीक है, ये द क्रॉस सेक्शन, ये भी फ्लूइड डायनामिक्स पे है, बर्नूलीज़ पे है। ये क्वेश्चन भी बर्नूलीज़ पे है, इसे भी छोड़ दें। ये क्वेश्चन भी बर्नूलीज़ पे है, ये क्वेश्चन भी आपके साथ बर्नूलीज़ पे है, ये भी बर्नूलीज़ इक्वेशन पे है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लें, आपका आ सकता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि जब हम किसी स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करें इनटू 2 डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है, लेट्स सपोज एक लिक्विड वाटर है और दूसरा लिक्विड जो है वो मरकरी है। तो जब हम उसे ड्रॉप करते हैं तो उन दोनों लिक्विड्स में आपके साथ 2 मुख्तलिफ जो है टर्मिनल वेलोसिटीज़ वो अचीव होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है?
तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है इनवर्सली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, और जिस मीडियम की विस्कोसिटी कम होगी उस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कंसिडर द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अब फॉर टर्मिनल वेलोसिटी हमने इसको वेट की इक्वल कर दिया है। वेट की इक्वल करने के बाद जो है हमें पता चला कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो विस्कोसिटी के साथ, ये आप देखें विस्कोसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, मतलब जिस बॉडी को आप वाटर में फेंक रहे हैं उसी बॉडी को आप हनी में भी फेंक रहे हैं, बॉडी के डायमेंशंस भी आपके साथ सेम हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें उस मीडियम की विस्कोसिटी अगर कम होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटीज़ आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि डिफरेंट विस्कोसिटीज़ हैं आपके साथ मीडियम के। ठीक है, तो अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, बन सकता है। लेट्स सपोज एक लिक्विड जो है वो किसी पाइप में मोशन कर रहा है और हमें ये पता चल गया कि उसका जो फ्लो रेट है, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ फ्लो है, आउटफ्लो इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ इनफ्लो। ठीक है, उसका रेट ऑफ इनफ्लो और रेट ऑफ आउटफ्लो क्या है, सेम है। तो इससे आप क्या मतलब ले सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह है कि a liquid passing through a pipe, and it is observed that or it is found that the rate of inflow rate is equal to the rate of outflow. Both are same. What can you conclude of this? ठीक है, सो अगर किसी लिक्विड का इनफ्लो रेट और आउटफ्लो रेट इक्वल है, इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओबे कर रहा है, और अगर वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओबे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा वेट करें, हम इन क्लासेस में थोड़ी सी लिंक को शेयर कर दें। अच्छा, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एक मिनट में देते हैं। अच्छा, चलो, अच्छा, तो द रेट ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू द रेट ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, और अगर वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो फ्लूइड जो है वो आपके साथ आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर कोई फ्लूइड जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है
और उसका जो इन फ्लो रेट है वो आउट फ्लो रेट के इक्वल है, तो इसका मतलब आपके साथ वो फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है, वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रहा है, और उसकी डेंसिटी और जो वॉल्यूम होगी वो आपके साथ कांस्टेंट होगी। ठीक है। सो रीज़न अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी the inflow rate is always equal to the outflow rate for an ideal fluid। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखें आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला की डिराइवेशन में हम अभी लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डिराइवेशन करेंगे। इस फार्मूला की डिराइवेशन में दोनों साइड्स पे डेंसिटीज़ भी आते हैं और उन डेंसिटीज़ को हम कैंसल आउट कर देते हैं। डेंसिटीज़ को हम तभी कैंसल आउट कर सकते हैं जब वो इक्वल हो, और डेंसिटीज़ तभी इक्वल हो सकती है जब वो फ्लूइड जो है कंप्रेस या एक्सपेंड ना हो सकते हों। क्योंकि अगर फ्लूइड कंप्रेस या एक्सपेंड हो गई तो उसकी डेंसिटी तो फिर सेम नहीं रहेगी, और फिर तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते A1V1 इज इक्वल टू A2V2। So for a fluid to satisfy this equation, it means that the fluid is ideal, the liquid is or the fluid is incompressible, and its volume and density is always constant। ठीक है। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पे है। अच्छा, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। एक हॉरिजेंटल पाइप है और हमें ये पता चला कि उस हॉरिजेंटल पाइप से जो वाटर के लेट्स सपोज निकलने का स्पीड है, the speed of mass which emerges is greater than the speed of mass which enters। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि an incompressible liquid is observed that in a horizontal pipe the speed of emerging is greater than the speed of entering। ये emerging speed को स्टूडेंट्स हम efflux भी कहते हैं और एंटरिंग स्पीड को हम इनफ्लक्स कहते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ इनफ्लक्स। मतलब आप कंसिडर करें स्टूडेंट्स के एक वॉल है और उस वॉल के अंदर जो है आपके साथ एक पाइप लगा हुआ है ऐसे। ठीक है। और आपको ये पता चला है कि उस पाइप में वाटर जिस स्पीड से इंटर हो रहा है वो स्पीड कम है, और वाटर जिस स्पीड से निकल रहा है वो स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपने इसका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है कि वाटर जिस स्पीड से जो है इंटर हो रहा है वो स्पीड आपके साथ ज़्यादा है। अच्छा, वाटर जिस स्पीड से निकल रहा है वो आपके साथ ज़्यादा है और वाटर जिस स्पीड से इंटर हो रहा है वो आपके साथ कम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर वाटर की स्पीड जो है वो आपके साथ कम है तो इसका मतलब एरिया जो है वो आपके साथ ज़्यादा होगा फिर। ठीक है। और अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब फिर एरिया आपके साथ कम होगा। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हेल्प से आप जो है इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्पीड कम है तो यहाँ पे एरिया जो है A1 वो ज़्यादा होगा, शायद इसलिए उसकी स्पीड जो है वो कम है। और अगर यहाँ पे फ्लक्स जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये शायद इसलिए हो कि यहाँ पे इसका एरिया जो है A2 वो कम हो। ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
when water falls from a pipe its speed increases and its cross section area. अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि when water falls from a pipe why its speed increases. ठीक है, जब एक वाटर जो है किसी पाइप से या किसी नलके को जब आप ओपन करते हैं और वो आपके साथ जो है नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, तो आपके साथ उसकी स्पीड क्यों बढ़ती है. ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है कि उस वाटर की जो आपके साथ स्पीड है जब वो नीचे गिर रहा हो तो उसकी स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही होती है. तो इस क्वेश्चन को भी आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हेल्प से ही जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं. और आपको पता है कि वाटर जब आपके साथ नीचे गिर रहा होता है तो उसका स्पीड जो है वो इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, आप जब एक लेट्स सपोज नलके को खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो पानी का सरफेस होता है वो ऐसे नीचे गिरता है. ठीक है, जैसी उसकी स्पीड इंक्रीज होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा होता है. और ये असल में उसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हेल्प से ही है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से ही ऐसा जो है वो हो रहा होता है क्योंकि जब बॉडी आपके साथ नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है. जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि स्पीड तो ऐसे इंक्रीज नहीं हो सकती. अगर स्पीड ने इंक्रीज होना है तो आपके साथ जो एरिया है उसने ज़रूर डिक्रीज होना है. विदाउट डिक्रीजिंग द एरिया आपके साथ स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि जब ए वी कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है. तो आपके साथ वो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जब एरिया आपके साथ ज़्यादा हो तो आपके साथ स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. ठीक है, इसी तरह जब एरिया कम हो रहा हो तो स्पीड बढ़ रही है. देखिए, एरिया और कम हो गया तो स्पीड आपके साथ और बढ़ गई. ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन वो कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं है. ठीक है, बर्नूलीज प्रिंसिपल पे है. अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्मार्ट कोर्स में नहीं है, बर्नूलीज प्रिंसिपल पे है. ये भी आपके साथ स्मार्ट कोर्स में नहीं है, बर्नूलीज प्रिंसिपल पे है. अच्छा, अब आते हैं उस क्वेश्चंस की तरफ जो एक्सरसाइज के अंदर से आपके आ सकते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर से जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके साथ लेट्स सपोज आ सकते हैं कि विस्कोसिटी पे नोट लिखें. ठीक है, विस्कोसिटी आपके साथ क्या चीज़ है. तो विस्कोसिटी जिस तरह स्टूडेंट्स सॉलिड्स में फ्रिक्शंस होते हैं तो उसी तरह लिक्विड्स में जो है वो विस्कोसिटी होती है. और फ्रिक्शंस का काम भी मोशन को स्टॉप करना है. इट इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स टू मोशन. और विस्कोसिटी का काम भी मोशन को स्टॉप करना है. ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which resists the motion of fluid particles or molecules is called viscosity. तो फ्लूइड वर्ड का मतलब ये है कि वो इजीली मूवेबल हो और उसकी विस्कोसिटी का मतलब ये है कि वो मोशन को क्या प्रोवाइड करें, वो मोशन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एज सॉलिड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शंस, लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शंस होते हैं उसी तरह लिक्विड्स में आपके साथ क्या होती है, लिक्विड्स में आपके साथ विस्कोसिटी होती है. स्टूडेंट्स, आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है लेकिन प्रैक्टिकल फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है और प्रैक्टिकल फ्लूइड कुछ ना कुछ अपोजिशन जो है वो ज़रूर शो करता है. ठीक है, अगर हम सिर्फ लिक्विड्स की बात करें, सिर्फ लिक्विड्स की बात करें
तो आप विस्कोसिटी से इनडायरेक्टली थिकनेस का मतलब ले सकते हैं। मतलब जो लिक्विड थिकर होगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जो लिक्विड थिनर होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो मतलब विस्कोसिटी ऑफ हनी जो है वो विस्कोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा होगी। ठीक है। विस्कोसिटी का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? विस्कोसिटी का रीज़न ये है कि ये जो फ्लूइड्स होते हैं इनमें लेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और उन दो मॉलिक्यूल्स के लेयर्स के दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करते हैं, वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करते हैं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ये एमसीक्यू आता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है। तो याद रखें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी पहले डिक्रीज होती है और किसी ख़ास लेवल तक पहुंचने के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी पहले डिक्रीज करेगी, और जब एक टेम्परेचर एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं करती, फिर वो इंक्रीज करती है। ठीक है। तो सर जी सर इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? देखें, अगर दो लेयर्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो उस मीडियम की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लेयर्स को मोशन से रेजिस्ट करेगा। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना कम होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगे विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्फेरिकल शेप्स के लिए विस्कोसिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये इस तरह। अच्छा, फार्मूला जो है विस्कोसिटी का, वो स्टोक्स लॉ से आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं, और इसी फार्मूला से आप जो है विस्कोसिटी का एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को हम नाम देते हैं पॉइस। विस्कोसिटी का जो यूनिट है उसे हम पॉइस कहते हैं। ठीक है सर जी। सर जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हाँ, असल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कम होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ जाती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाती है तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। हाँ, ओके ठीक है। सर। सर आपने कहा कि टेम्परेचर के साथ लिक्विड्स का ये ताल्लुक है, तो सर गैसेस के साथ क्या ताल्लुक है टेम्परेचर का? फ्लूइड्स की बात मैं कर रहा हूँ, लिक्विड्स की बात नहीं कर रहा। फ्लूइड्स में लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं, और प्लाज्मा भी आता है। अगर हम विस्कोसिटी का ग्राफ देखें टेम्परेचर के साथ, विस्कोसिटी का ग्राफ हम देखें टेम्परेचर के साथ, फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें विस्कोसिटी पहले इंक्रीज करती है और फिर क्या करती है, फिर डिक्रीज करती है। ठीक है। तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं तो मीडियम्स की जो विस्कोसिटी है, सॉरी, पहले डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है, उल्टा है। ठीक है। तो इनिशियली जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो एक लेवल तक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है तो विस्कोसिटी भी वीक हो जाती है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के बाद फिर टेम्परेचर को जब आप और इंक्रीज करते हैं तो फिर विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं होती, फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसका रीज़न ये है कि उस लेवल के बाद वो मटेरियल जो है वो स्ट्रीमलाइन मोशन छोड़कर टर्बुलेंट मोशन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं करती, फिर वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि स्टोक्स लॉ पे नोट लिखें।
तो स्टोक्स लॉ की सबसे पहले जनरल जो है वो दे दें कि एक साइंटिस्ट था जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, और उसने ये फोर्स दिया था, एक फार्मूला दिया था जिसमें उसने ड्रैग फोर्स को वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया था। ठीक है। तो स्टोक्स लॉ जो है उसके लिए दो कंडीशंस हैं, उसके बगैर आप स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। एक जो है वो ये है कि बॉडी स्फेरिकल हो, और दूसरा ये है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल हो, और तीसरा ये है कि वो फ्लूइड जो है या तो रेस्ट में हो या फिर लेमिनार मोशन में हो। तो अगर ये बातें आपके साथ फुलफिल्ड हैं तो फिर ये स्टोक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है। याद रखें कि नॉर्मली तो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये भी एमसीक्यूज में आता है कि फॉर हाई स्पीड फ्लूइड्स जो है ड्रैग फोर्स जो होता है वो फिर वेलोसिटी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो नॉर्मली स्लो मूविंग फ्लूइड्स के लिए ड्रैग फोर्स वेलोसिटी को सिंपली प्रोपोर्शनल होता है, और हाई मूविंग फ्लूइड्स के लिए ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी या टू एनी हायर पावर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। बहरहाल आपने प्रूफ में तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को और उनके डायग्राम्स को ज़रूर शो करना है, और फिर उन तीनों को कंबाइन करके 6 पाई को आपने कांस्टेंट लगा देना है, और वो जो प्रिकॉशंस की हमने बात की थी वो लास्ट में हमने जो है वो हेडिंग दे दी कि बॉडी स्फेरिकल होनी चाहिए, और फ्लूइड या तो रेस्ट में होना चाहिए या लेमिनार मोशन में होना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ड्रैग फोर्स और अप थ्रस्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो ड्रैग फोर्स जो है वो आपके साथ स्टोक्स लॉ का फार्मूला देता है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एन आर वी। अप थ्रस्ट जो है अकॉर्डिंग टू आर्शिमिडियस प्रिंसिपल इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है। ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी को अपोजिट होता है, अप थ्रस्ट नाम से जाहिर है ये हमेशा अपवर्ड होता है। ड्रैग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, ये बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है, बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करता है, और मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। जबकि अप थ्रस्ट जो है एक कांस्टेंट फोर्स है, और अप थ्रस्ट डिपेंड करता है उस बॉडी के वॉल्यूम पे। जितना बॉडी का वॉल्यूम कम होगा उसने लिक्विड को कम डिस्प्लेस किया होगा, उस पर अपथ्रस्ट कम होगा। जितना बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसने लिक्विड को ज़्यादा डिस्प्लेस किया होगा, और उस पर अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। ड्रैग फोर्स सिर्फ उस वक्त प्रेजेंट होता है जब बॉडी मोशन में होती है। जब बॉडी रेस्ट में होती है उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करता, लेकिन अप थ्रस्ट हमेशा हर बॉडी पे एक्ट करता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। ठीक है। ड्रैग फोर्स जो है ये विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से है, और अप थ्रस्ट जो है इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये आपके साथ ड्रैग फोर्स और अप थ्रस्ट के दरमियान 5 डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फ्लूइड फ्लो एंड फ्लो रेट्स। ठीक है। फ्लूइड फ्लो को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक को हम लेमिनार मोशन या स्ट्रीम लाइन मोशन कहते हैं, एक को टर्बुलेंट मोशन कहते हैं। ठीक है। So the motion in which the particles follow the path of the first particle is called laminar or streamline motion. This motion is considered as rest by naked eye. Velocity of every particle in the streamline is same and two streamlines never intersect. ठीक है। तो ये streamline की properties हैं कि हर streamline में जितने भी particles होंगे उन सब की वेलोसिटी सेम रहेगी, और दो स्ट्रीम लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर वो टर्बुलेंट मोशन स्टार्ट कर लेंगे। टर्बुलेंट मोशन क्या है?
the random flow of particles in which every particle has its own path and can't be predicted is called turbulent motion. अच्छा, फ्लो रेट्स क्या है? फ्लो रेट्स इनडायरेक्टली फ्लूइड्स के लिए स्पीड फाइंड करने का तरीका है। फ्लो रेट्स क्या है? ये आपके साथ इनडायरेक्टली फ्लूइड्स के लिए, गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए और प्लाज्मा के लिए स्पीड फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, तो the amount of flow rates per unit time is called the amount of flow per unit time is called flow rate. It is an alternate used for speed in fluids. ठीक है, तो फ्लो रेट्स में आपको फिर दो कैटेगरीज मिलती हैं, मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट जो है वो आपने मास को टाइम पे डिवाइड करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट में आपने वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड करना है। एक का यूनिट केजी पर सेकंड आता है, दूसरे का यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड आता है। ठीक है, तो ये फ्लो रेट्स की डिफिनीशंस हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर से आपके जो है मेनली 3 लॉन्ग क्वेश्चंस वो बन सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टोक्स लॉ पे आपका बन सकता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी पे आपका बन सकता है, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आपका बन सकता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो टर्मिनल वेलोसिटी पे है उसको डिस्कस करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी for which the drag force becomes equal to the weight of the body is known as terminal velocity. ठीक है, explanation में consider a spherical body falling in a fluid of viscosity and there are two forces acting on it. एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स इज वेट ऑफ द बॉडी, अपवर्ड फोर्स इज ड्रैग फोर्स। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा W माइनस एफ ड्रैग। ठीक है, अब इस तरह है कि जैसे हमें पता है कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है, तो जिस तरह बॉडी की स्पीड बढ़ेगी तो ये ड्रैग फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और जब ड्रैग फोर्स बढ़ेगा तो एक पॉइंट इस तरह पहुंच जाएगा कि ये ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगा, और जब ये ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त नेट फोर्स आपके साथ ज़ीरो हो जाएगा, और उसी वक्त जो वेलोसिटी होगी उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। डिराइवेशन में आप ड्रैग फोर्स और वेट को इक्वल करें और वहाँ से वेलोसिटी को सब्जेक्ट कर लें तो आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो आ जाएगा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसमें m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, r जो है वो रेडियस ऑफ द बॉडी है, और n जो है वो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है। हम अगर चाहें तो हम ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि ये जो m है उसका फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। तो यहाँ से वॉल्यूम उठा के आप यहाँ में पुट कर दें तो आपके साथ मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास की वैल्यू उठा के उस ऊपर वाले फार्मूला में आप पुट करें तो वो g डिवाइडेड बाई 6 पाई एन आर तो अपनी जगह पे आया है। मास की ये वैल्यू आपने जो है वो पुट कर दी है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला जो है वो आ जाता है जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी का जब देखें एक बॉडी अगर वैक्यूम में फॉल कर रही हो, ठीक है, सिर्फ उस पर वेट का फोर्स एक्ट कर रहा हो और उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो तो फिर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और इसकी जो स्लोप होगी उससे आपके साथ वैल्यू आएगी 9.8 जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी किसी फ्लूइड में मोशन करती है तो उस केस में फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ होता है और थोड़ी देर बाद उसका ग्रेडियंट या उसका स्लोप ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के केस में ये वो रीजन होता है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें वेट और ड्रैग फोर्स आपके साथ इक्वल नहीं होते और वेट जो है वो बड़ा होता है ड्रैग फोर्स से, ठीक है। और जो है फिर ये जो कांस्टेंट स्लोप का रीजन है जिसमें स्लोप ज़ीरो एंड कांस्टेंट हो जाता है, ये वो रीजन है जिसमें वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते हैं। और यही वो वेलोसिटी है जब इसको आप वाई एक्सिस के साथ टच करते हैं तो यही वो वेलोसिटी है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक पैराट्रूपर के लिए आपने टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है और उसमें आपने जो है ये ग्राफ शो करना है और इसके ये सारे टाइम्स आपने एक्सप्लेन करने हैं कि 0 से T1 तक क्या हो रहा है, T1 से T2 तक क्या हो रहा है, T2 से T3 तक क्या हो रहा है और फिर T3 से T4 तक क्या हो रहा है। ये जो है आपको फिर इस डेटा से देख सकते हैं, कोई इस तरह इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल जो है वो रीडिंग है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट ये है कि असल में ये इक्वेशन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। और ये इक्वेशन कहती है कि फॉर एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल non-viscous fluid in motion, the mass in flow rate is equal to the mass out flow rate. या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि the volume in flow rate is equal to the volume out flow rate, ठीक है। दोनों बातें ठीक है, मास इन फ्लो रेट भी मास आउट फ्लो रेट की इक्वल होता है और वॉल्यूम इन फ्लो रेट भी वॉल्यूम आउट फ्लो रेट की इक्वल होता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म्स जो है वो मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं। आप मास इन फ्लो रेट इज इक्वल टू मास आउट फ्लो रेट भी कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। ये आपके साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अच्छा, फिर इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये हमें ये कहता है कि एक पाइप जो है वो ना तो मास को क्रिएट कर सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बल्कि उस पाइप में जितना मास एंटर होगा उतना मास उससे निकलेगा भी, विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। फिर इसका प्रूफ जो है वो सिंपल है, आपने बहुत दफ़ा इसको एग्ज़ाम्स में जो है किया हुआ है। तो इसके प्रूफ में जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, आप यहाँ पे देखें तो इसके जब हमने मास फाइंड किया है और जब हमने आउट मास फाइंड किया है तो आप इसमें देखें इसमें डेंसिटीज़ मौजूद हैं और डेंसिटीज़ के साथ आप देखें तो मैंने सब्सक्रिप्ट्स नहीं लगाए, डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 नहीं लिखे। इसका मतलब ये है कि मैंने फ्लूइड को आइडियल कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ से जब आप दोनों को इक्वल करते हैं तो फिर आप डेंसिटी को कैंसिल कर देते हैं। तो ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा श्योरिटी के साथ और एक्यूरेसी के साथ जब उस गैस की या लिक्विड की या उस प्लाज्मा की डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने डिराइवेशन में डेंसिटी को कैंसिल कर दिया है। तो डेंसिटी का कांस्टेंट होना वो ज़रूरी है आपके साथ, ठीक है। तो और इसका मतलब फ्लूइड का आइडियल होना ज़रूरी है। तो ये जो फार्मूला है इट टेल्स अस दैट ए बी इज़ कांस्टेंट, ठीक है, या V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इसका ग्राफ जो है वो आपके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ है। अच्छा, ये ए बी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि ए बी जो है वो कांस्टेंट है,
तो आप ज़रा ए का यूनिट देखें, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और आप वी का यूनिट देखें तो वी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये ए वी का जो यूनिट आता है ये आपके साथ आता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड स्टूडेंट्स आपके साथ है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपके साथ जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये कह रही है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फिर इसके जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशंस हैं। उस एप्लीकेशन पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था जिसमें वो एरिया ऑफ द पाइप की बात हुई थी, और बाकी भी हमने जो है कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस इन नोट्स में ऑलरेडी देख लिए हैं जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे काम करते हैं। तो ये तो बहरहाल आपके साथ दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है फिर पूरा पोर्शन इस चैप्टर का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे है, जो आपके कोर्स में जो है शामिल फिर नहीं है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे हो गए। लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद जो है अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स, सर ठीक है जी। सर बुक में लिखा है ना कि जब हम लिक्विड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और गैसेस का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो सर ये हाँ, वेरिएशन क्यों है गैसेस ये की? जैसे हमने बात की ना, हम जो फ्लूइड्स जो हैं आसानी से स्टडी कर सकते हैं ना, उन फ्लूइड्स के लिए उनका स्ट्रीमलाइन मोशन में होना ज़रूरी है। और अगर कोई फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन मोशन में होगी, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर वो टर्बुलेंट मोशन में होगी, तो टर्बुलेंट मोशन में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं होती, फिर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। गैसेस का मोशन रैंडम मोशन होता है, वो स्ट्रीम लाइन मोशन नहीं होता, वो टर्बुलेंट मोशन होता है। तो उनकी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती है। लेकिन लिक्विड्स जो हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो वो रैंडम मोशन नहीं करते, वो स्ट्रीमलाइन मोशन कर सकते हैं। तो इसलिए जब उनका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन गैस इस इन लिक्विड्स का टेम्परेचर भी आप बढ़ाते जाए ना, ये थोड़ी देर बाद गैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर टेम्परेचर को और इंक्रीज करने से इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं होगी, फिर इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका मीडियम जो है वो स्ट्रीम लाइन मोशन में है या टर्बुलेंट मोशन में है। अगर वो स्ट्रीम लाइन मोशन में है तो फिर तो आपके साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर वो टर्बुलेंट मोशन में है तो फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। इस चैप्टर में जो आपके प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं, तो वो आपके साथ 3 प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं इस चैप्टर में, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3, ठीक है। प्रॉब्लम 1 जो है वो मेरे ख्याल में टर्मिनल वेलोसिटी से ताल्लुक़ रखता है। प्रॉब्लम 2 जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ और उसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि 8 ड्रॉप्स हैं ऑफ ऑयल falling through air with a steady speed of 0.1 meters per second। अगर ये ड्रॉप्स 8 ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बना लें तो फिर उनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे साथ 8 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकती हैं
8 ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप की स्पीड जो है वो VT1 है, टर्मिनल वेलोसिटी 1, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी 1 की वैल्यू है 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि अगर यही 8 ड्रॉप्स कंबाइन हो के एक सिंगल ड्रॉप बना लें तो उस सिंगल ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी VT2 वो इस VT1 से कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जनरली अगर आप जो है इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट फार्मूला जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्टकट फार्मूला, तो वो शॉर्टकट फार्मूला ये है, VT1 इज़ 4 टाइम्स VT2, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद हो और वक्त ना हो तो आप यही से बस इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं और आपके साथ आंसर आ जाएगा 0.4। लेकिन इस फार्मूला को अगर आपने डिराइव करना है तो फिर ये प्रोसेस पूरा समझें। टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन द ड्रॉप्स आर कंबाइंड VT2 इज़ अननोन, ठीक है। फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करना है और जो है टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2 डेंसिटी ग्रेविटी R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9n, ठीक है। ये वो फार्मूला था जो हमने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जो है वो बनाया हुआ था, ठीक है। तो जैसे आपके साथ जो है तो ये डेंसिटी, ग्रेविटी और विस्कोसिटी ये तो सेम है ना, ये तो दोनों केसेस के लिए सेम है, मतलब सिर्फ रेडियस का फ़र्क है। इस पहले केस में ड्रॉप का रेडियस कम है और दूसरे केस में ड्रॉप का रेडियस जो है वो ज़्यादा है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे एक्टिव है वो ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो जब ड्रॉप्स कंबाइन हुए तो जितना आपके साथ रेडियस में इंक्रीज़ आया होगा उसी के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी में कितना इंक्रीज़ आता है, ठीक है। सो सबसे पहले इस तरह है कि आपने ये मालूम करना है कि रेडियस में कितना इंक्रीज़ आया हुआ है। इस फर्स्ट केस के रेडियस को हम R1 कह देते हैं और इस दूसरे केस के रेडियस को हम R2 कह देते हैं और हम ये मालूम करते हैं कि ये R2 जो है R1 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है ये एक स्टेटमेंट यूज़ करनी है कि वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड ड्रॉप इज़ 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सिंगल ड्रॉप। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का आपको फार्मूला पता है 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन एक दफ़ा आपने R में R2 यूज़ करना है और दूसरी दफ़ा R में R1 यूज़ करना है। ये सिंप्लीफिकेशन आप करें तो आपके साथ R2 इक्वल होता है 2R1 के, ठीक है। मतलब आपको पता चल जाता है कि जो न्यू रेडियस है वो ओल्ड रेडियस से 2 टाइम्स बड़ा है। अब इस फार्मूला की तरफ आप वापस आएँ, ये स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर रेडियस 2 टाइम्स बड़ा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और 0.1 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। बहरहाल अगर आपको फार्मूला डिराइव करना है तो VT1 का फार्मूला लिखें, उसमें R1 लिखें, VT2 के फार्मूला में आप R2 लिखें और इन दो फार्मूलाज को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर लें तो सारे फैक्टर्स वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंप्लीफाइड फार्मूला आपके साथ ये बच जाएगा। अब इसमें आपने जो R2 की वैल्यू फाइंड की है 2R1 वो पुट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो आखिर में आपके साथ ये फार्मूला आ जाएगा और फिर इसमें VT1 की जगह 0.1 पुट कर लें तो आपके साथ आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रॉब्लम नंबर 2, वैसे ये प्रॉब्लम नंबर 2 को आप देखें तो इसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। ऐसे लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं आते। Water travels through a pipe which is 9.6 centimeter in diameter with a speed of 1.3 meters per second at the end of a hose. The water flows out a nozzle whose diameter is 2.5. What is the speed of the water coming out? What is the diameter of the nozzle
टू गेट द स्पीड ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। दो पोर्शंस हैं इस क्वेश्चन के, और दोनों पोर्शंस को आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही सॉल्व करना है। आपके साथ एक पाइप है और उस पाइप का एक इन रीजन है, इन फ्लो है, एक आउट फ्लो है, ठीक है। इन फ्लो के बारे में आपको ये डेटा गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है और उसका स्पीड गिवन है। आउट फ्लो के बारे में आपको डायमीटर गिवन है, लेकिन आपने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। ये पहला केस है। और दूसरे केस में स्पीड गिवन है और आपने, ये पहले केस में डायमीटर गिवन है, स्पीड फाइंड करनी है। दूसरी केस में स्पीड गिवन है, डायमीटर फाइंड करनी है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अच्छा, दोनों में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको एरियाज नहीं गिवन, आपको डायमीटर्स गिवन है। तो सबसे पहले आपने डायमीटर का फॉर्मूला लिखना है। तो उसमें आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर लिख लें, A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर लिखें और A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर लिखें। पाई और पाई को तो कैंसिल कर दें, और ये तो आपके साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का दूसरा फॉर्म आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है। लेकिन हमें तो डायमीटर गिवन है, तो हमने r की जगह d/2 पुट कर दिया, r1 की जगह d1/2 और r2 की जगह d2/2। उसको हमने सॉल्व किया, उस पर स्क्वेयर्स लिए, और आपके साथ जो फाइनल फार्मूला आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, वो आपके साथ ये आया। यहाँ से अगर आप केस नंबर 1 के लिए सोल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले इस फार्मूला को V2 के लिए सब्जेक्ट कर लें। बाकी सारा डेटा आपके साथ मौजूद है, पुटिंग करें और V2 का आंसर फाइंड कर लें। और दूसरे केस में आप इस फार्मूला को D2 के लिए सब्जेक्ट कर लें और उसमें वैल्यूज़ पुट कर लें और उससे D2 फाइंड आउट कर लें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके साथ है कि अ फिश टैंक हैज़ डायमेंशन 0.3, 1.0 एंड 0.6. If the filter should process all the water in the tank every 3 hours, what should be the flow rate, what should be the flow speed in the 3 centimeter diameter input pipe for the filter? इस क्वेश्चन को भी आपने जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सॉल्व करना है। आपके साथ एक टैंक है इस तरह, ठीक है, ये आपके साथ एक टैंक है और इस टैंक की आपको विड्थ गिवन है, इस टैंक की आपको लेंथ गिवन है, इस टैंक की आपको हाइट गिवन है, और जितने टाइम में ये फिल्टर होना है वो टाइम भी आपको गिवन है, और आपको इनपुट पाइप का डायमीटर भी गिवन है, ठीक है। और आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ वाटर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि आप इस वाटर का वॉल्यूम फाइंड करें, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये जो आपके साथ शेप है इसे क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इन तीनों डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके साथ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम में इसको आपने एम्प्टी करना है, वो 3 आवर्स है। 3 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें। वॉल्यूम भी आपके साथ आ गया, टाइम भी आपके साथ आ गया। अब आप फाइंड करें वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके साथ आ गई वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट के बाद आपको पता है कि अगर ये फ्लूइड आइडियल होगी तो आपके साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही वॉल्यूम फ्लो रेट जो है ये कांस्टेंट होगी और ये इक्वल होगी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी के। तो आपके साथ वॉल्यूम फ्लो रेट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी जो होगी वो वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगी। तो
तो आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके अपने लिए वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है इसके प्रॉब्लम्स हो गए 3। असाइनमेंट्स जो हैं इस चैप्टर के वो 2 असाइनमेंट्स हैं 6.1 और 6.2। ठीक है, तो वो असाइनमेंट्स भी देख लें एक नज़र। असाइनमेंट 6.1 जो है उसमें आपको डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी आपको गिवन है और रेडियस ऑफ द बॉडी आपसे पूछी गई है। तो आप टर्मिनल वेलोसिटी का जो सेकंड डिराइवेशन हमने की थी वो यूज़ करते हुए आप रेडियस को सब्जेक्ट कर लें और वहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 में आपको रेडियस ऑफ अरोटा गिवन है, आपको स्पीड इन अरोटा गिवन है, फिर रेडियस ऑफ आर्टरी गिवन है, नंबर ऑफ आर्टरीज गिवन है और आपसे स्पीड इन आर्टरी जो है वो मांगा गया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने यूज़ करनी है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एरियाज नहीं गिवन, आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ए की जगह आपको पाई आर स्क्वायर पुट करना होगा और वो पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके साथ जो इक्वेशन बचेगा वो इस फॉर्म में होगा और इस फॉर्म में बाकी सारा डेटा मौजूद है, वो पुट करके आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ चैप्टर 6 जो है वो वाइंड अप हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर एमसीक्यूज भी जरा जल्दी से कर लेते हैं। एमसीक्यूज जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो अगर वहाँ से आप देख लें मैं आपके साथ ग्रुप्स में शेयर कर दूँगा। ओके सर। ठीक है, तो उसका टाइम जो है हमारे सर साथ बचत हो जाए। जी सर, जो आपने अभी शॉर्ट क्वेश्चंस कराए हैं फॉर ये आप यहाँ पर शेयर कर दे अगर नोट्स है। नोट्स मैंने इसके चैप्टर 8 के साथ दिए थे, अगर किसी स्टूडेंट के साथ हो तो वो काइंडली ग्रुप्स में शेयर कर दें। चैप्टर 8 के साथ मैंने 4 पेजेस आपको दिए थे चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ये ग्रुप्स में ग्रुप नहीं, में काइंडली यहाँ पर शेयर कर दे, ग्रुप्स में नहीं। कहाँ पे शेयर कर दूँ? यहाँ पे यहाँ माइक ये ऐप में शेयर कर दे अगर किसी के पास है तो। अच्छा, किसी के पास है तो ऐप में शेयर कर दें। अच्छा, ग्रुप्स में शेयर नहीं करनी है आपने। थैंक यू। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ ग्रुप्स में कोई मुझे शेयर कर दे तो मैं यहाँ टीम्स पे फिर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये आपके साथ चैप्टर 6 हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएं। नहीं सर। अच्छा, ये तो देखें आइडियल फ्लूइड जो है वो क्या होता है और प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, प्रैक्टिकल फ्लूइड की कांस्टेंट नहीं होती। आइडियल फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रैक्टिकल फ्लूइड की कांस्टेंट नहीं होती। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, प्रैक्टिकल फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती। आइडियल फ्लूइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़ीरो होता है, प्रैक्टिकल फ्लूइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये 4-5 डिफरेंसेस आप जो है वो बता सकते हैं। आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक? वो यही है कि आइडियल फ्लूइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, आइडियल फ्लूइड में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, आइडियल फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्स में क्या फ़र्क है? विस्कोसिटी कॉज है और ड्रैग फोर्स उसका इफेक्ट है। फ्लूइड्स में ड्रैग फोर्स किस वजह से होती है? विस्कोसिटी की वजह से होती है। बाकी डिफिनीशंस इसके डिफरेंट है, यूनिट्स इसके डिफरेंट है,
डायमेंशंस इसके डिफरेंट है, फार्मूलाज इसके डिफरेंट है। विस्कोसिटी का अपना फार्मूला है, ड्रैग फोर्स का अपना फार्मूला है, ठीक है। तो लेकिन ये जहन में रखें कि विस्कोसिटी इज़ द कॉज ऑफ ड्रैग फोर्स या ड्रैग फोर्स इज़ द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। फिर स्टोक्स लॉ पे नोट वो ऑलरेडी हो गया है। फ्री फॉल और मोशन इन फ्लूइड की ग्राफ्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। फ्लो रेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ को हमने डिस्कस कर लिया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी हमने डिस्कस कर लिया है और इन टर्म्स ऑफ डायमीटर भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके साथ चैप्टर नंबर 6 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि रिकॉर्डिंग को दरमियान में एक दफ़ा ऑफ कर देते हैं।